गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोस में हमने देखा था टाइप्स ऑफ मिक्सचर और उसके वापस फर्दर क्लासिफिकेशन के अंदर ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन एंड होमोजेनियस मिक्सचर। उसी को हम थोड़ा सा फटाफट रिवाइज करते हैं ताकि आगे की चीज़ें जो हम पढ़ेंगे वो इजीली हमको समझ में आ पाए। तो होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस दो टाइप के मिक्सचर आप लोगों ने पढ़े थे। होमोजेनियस में प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं? It is a mixture which has uniform composition. The particles of mixture are not visible by naked eyes. The particles cannot be separated by filtration. The mixture is stable. Do not settle down. The path of beam of light is not visible in the mixture. Mixture of sugar in water, mixture of salt in water and mixture of copper sulfate in water. ये एग्जाम्पल्स हम लोगों ने पहले देखे थे। Heterogeneous mixture, it is a mixture which has non-uniform composition. Particles are visible by the naked eye. Particles can be separated by filtration. Mixture is unstable, that is particles settle down. जैसा कि आप लोगों ने heterogeneous mixture में suspension में देखा था, the path of beam of light is visible in the mixture. Tyndall effect बोलते हैं जिसको। Mixture of salt and sand, mixture of sulfur and iron fillings and mixture of oil in water. ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल है जिनमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती है। फिर हम देखते हैं ट्रू सॉल्यूशन। होमोजेनियस मिक्सचर है, आपको पता है, जिसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। बाइनरी मिक्सचर का मतलब केवल एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट ही होगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? एक सॉल्वेंट, उसके अंदर एक से ज़्यादा सॉल्यूट भी मिक्स हो सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर है और इसके पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि आप अपनी आँखों से देख नहीं सकते और इनको आप फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। ये सेटल डाउन नहीं होते हैं पार्टिकल्स और टिंडल इफ़ेक्ट शो नहीं करते हैं, यानी लाइट की बीम जो पास की जाती है वो आप देख नहीं सकते या उसका जो पाथ है वो विजिबल नहीं होता है। फिर कोलोइडल सॉल्यूशन, ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर ही होता है लेकिन लगता ऐसा है कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है। सबसे बड़े एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, मिल्क। दूसरे और भी एग्जाम्पल्स हैं जैसे स्टार्च इन वाटर एंड मिक्सचर ऑफ एग एल्ब्यूमिन इन वाटर, एयर कंटेनिंग डस्ट एंड स्मोक एट्सेट्रा। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है? आपको पता है कि ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। पार्टिकल को हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, मतलब सफिशिएंटली स्मॉल साइज़ के होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ नहीं होती है। ये हमने डिस्कस किया हुआ है कि टिंडल इफ़ेक्ट कौन शो करता है, जिनमें पार्टिकल की साइज़ बड़ी होती है ना बच्चों? तो ये ध्यान रखना, ट्रू सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा छोटी होती है पार्टिकल की साइज़, इसलिए टिंडल इफ़ेक्ट शो नहीं करता है ट्रू सॉल्यूशन, यानी लाइट की बीम पास करते हैं तो पाथ विजिबल नहीं होता है। लेकिन कोलोइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल की साइज़ थोड़ी सी बड़ी होती है और वो स्कैटरिंग करती है लाइट की, इसलिए पाथ विजिबल होता है, मतलब टिंडल इफ़ेक्ट शो करेगा। अच्छा, पार्टिकल इतने भी बड़े नहीं हैं कि हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से उसको सेपरेट कर पाएँ, यानी छोटे होते हैं, यानी सस्पेंशन जितने बड़ी साइज़ के नहीं होते हैं। और स्टेबिलिटी होती है, ये जो प्रॉपर्टी है इसकी ट्रू सॉल्यूशन के साथ में रेसेम्बलेंस शो करती है कि पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते। लेकिन ये जो कोलोइडल सॉल्यूशन है ये टिंडल इफ़ेक्ट शो करते हैं। ये प्रॉपर्टी हेटेरोजेनियस मिक्सचर या सस्पेंशन के साथ में सिमिलरिटी शो करती है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हेटेरोजेनियस मिक्सचर के अंदर सस्पेंशन। अ सस्पेंशन इज़ हेटेरोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। आपको पता है मिट्टी को पानी के अंदर डाल दो या चौक के पाउडर को पानी के अंदर डाल दो, है ना, उससे जो मिक्सचर बनेगा वो हेटेरोजेनियस होगा और उसको हम सस्पेंशन बोलेंगे। आप जैसे पानी के अंदर मिट्टी डाल करके स्टीयरिंग करोगे तो पार्टिकल्स विजिबल होंगे और थोड़ी देर में सेटल डाउन हो जाएंगे। लेकिन अगर आप स्टीयरिंग करने के तुरंत बाद डार्क बैकग्राउंड में अगर
लाइट की बीम पास करोगे तो पाथ विजिबल होगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन, हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है, आप जानते हो। पार्टिकल की साइज़ बड़ी होती है जिनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, और फिल्ट्रेशन प्रोसेस से भी हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। और पार्टिकल्स अगर आप जैसे सस्पेंशन को ऐसे ही रख दोगे थोड़ी देर के लिए तो सेटल डाउन हो जाएंगे, और लाइट की बीम को स्कैटरिंग करेंगे, मतलब टिंडल इफ़ेक्ट ये शो करेंगे। अब इससे आगे हमको बढ़ना था। सस्पेंशन आप देख रहे हो कि किस तरह से हम इसमें पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। भाई जैसे ये जो फिगर है, इस फिगर में आपको दिख रहा है सॉल्यूट पार्टिकल्स। ध्यान देना, यहाँ सॉल्यूट वर्ड गलत लिखा हुआ है, तो केवल पार्टिकल्स हम, क्योंकि सॉल्यूट तो मतलब घुला हुआ होता है, पर फिर भी हम इसको इस मैनर में समझें कि पार्टिकल्स जो उसके अंदर मिक्स्ड हैं पानी के अंदर, जैसे चॉक पाउडर के हैं या मिट्टी के हैं या सैंड के हैं। हम ये जो फनल है इसमें फ़िल्टर पेपर लगा करके इसको फ़िल्टर कर रहे हैं, तो नीचे की तरफ फिल्ट्रेट या पानी आपको मिल जाएगा। दूसरी तरफ ये वाला जो फिगर है इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है, इसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स थोड़ी देर के बाद में सेटल डाउन हो जाते हैं, साथ में घड़ी बताई हुई है जो स्पेंडिंग ऑफ द टाइम को इंडिकेट कर रही है ना। फिर स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, ये भी आप देख रहे हो, फर्स्ट वाला फिगर है। ध्यान देना, यहाँ आपको दो टेस्ट ट्यूब्स दिख रही हैं। फर्स्ट वाली टेस्ट ट्यूब उसके अंदर ट्रू सॉल्यूशन है, सेकंड वाली टेस्ट ट्यूब उसमें ट्रू सॉल्यूशन नहीं है बल्कि कोलॉइडल सॉल्यूशन है। तो आपने जब लाइट की बीम को पास किया तो फर्स्ट वाली जिसमें ट्रू सॉल्यूशन है उसमें पाथ विजिबल नहीं है, हमको उसका जो पाथ है वो नहीं दिख रहा है, लेकिन सेकंड वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर पाथ दिखाई दे रहा है। मतलब सेकंड वाली टेस्ट ट्यूब जिसमें कोलॉइडल सॉल्यूशन है वो टिंडल इफ़ेक्ट शो कर रहा है। तो सेकंड वाली टेस्ट ट्यूब के बजाय अगर सस्पेंशन वाली ट्यूब होती, टेस्ट ट्यूब होती, यानी कोलोइडल के बजाय सस्पेंशन होता, तब भी यही प्रोसेस होता और टिंडल इफ़ेक्ट हमको दिखाई देता। अब ये जो फिगर है सेकंड वाला राइट हैंड साइड वाला आपको दिख रहा है, इसके अंदर देखिए, इसमें भी लाइट की बीम को जब हम पास करते हैं तो ये जो फर्स्ट बिकर है ये आपको पाथ दिख रहा है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर किसी तरह का कोई पाथ नहीं दिख रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला या तो सस्पेंशन है या कोलोइडल सॉल्यूशन है, लेकिन ये वाला जो है वो ट्रू सॉल्यूशन है जिसमें से लाइट की बीम पास नहीं हो पा रही है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, टिंडल इफ़ेक्ट क्या है इसको हम समझने की कोशिश करें। When a beam of light is passed through a colloidal solution, the colloidal particles scatter a beam of light and the path of light becomes visible in the solution. This effect is called Tyndall effect. Tyndall effect can be seen when light enters a room through a small hole due to scattering of light by the dust and smoke particles. Tyndall effect can be seen in a dense forest due to scattering of light by water droplets in the mist. इसके अंदर देखिए जो फर्स्ट वाला फिगर है वो तो हम देख चुके हैं, सेकंड वाला फिगर बहुत ही बढ़िया एग्जांपल इसके अंदर स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट का यानी टिंडल इफ़ेक्ट को ये शो कर रहा है। तो आपको पता लग रहा है खिड़की में से जो लाइट आ रही है तो उसमें आपको ये जो पाथ है वो विजिबल हो रहा है, पाथ दिख रहा है, तो यही टिंडल इफ़ेक्ट है। इसी तरह से थर्ड फिगर है जिसमें डेंस फॉरेस्ट, घना जंगल, वहाँ पर भी पानी की ड्रॉपलेट्स, क्योंकि पेड़ पौधे होते हैं तो नमी का वातावरण तो होता ही है, तो उसमें मिस्ट भी होती है, तो ये जो ह्यूमिडिटी है उसमें वाटर की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं, वहाँ से भी जो सनलाइट आती है उसका पाथ इस विजिबल होता है, यानी ये टिंडल इफ़ेक्ट शो करता है। स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट होती है जैसा कि आप इसके अंदर देख रहे हो, है ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये कुछ और एग्जांपल इसके अंदर ये हम पहले भी देख चुके हैं, ये वाले भी हम टिंडल इफ़ेक्ट के ये सारे एग्जांपल्स हैं। फिर नेक्स्ट सेक्शन आ रहा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ध्यान देना बच्चों, सॉल्यूशन है
जो ट्रू सॉल्यूशन है उसके रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। तो सेचुरेशन क्या होता है, सेचुरेशन का लेवल क्या होता है भाई। जैसे आप लोगों की ये क्लास चल रही है, मैं 15-20 मिनट का ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आप 15-20 मिनट या 25 मिनट आधे घंटे तक आप पढ़ लेंगे, या और ज़्यादा जोर लगाओगे तो पौन घंटे तक आप पढ़ लेंगे, है ना। लेकिन अगर मैं 2 घंटे का वीडियो बना करके अपलोड करूँगा या 3 घंटे का वीडियो बना के अपलोड करूँगा, तो आप आधे पौन घंटे 1 घंटे के बाद में कहोगे कि ये तो सेचुरेशन का लेवल आ गया, मतलब भर गए आप अंदर से। तो आपकी जो ग्रेस्पिंग पावर है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इसीलिए क्या होता है कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो 1 घंटे की या सवा घंटे की पढ़ाई करने के बाद में हमको थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए 10 मिनट का, और वो ब्रेक ईमानदारी का होना चाहिए, है ना। चलिए वापस हम आते हैं, जो सेचुरेशन के लेवल की हम बात करते हैं, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। Saturated solution is a solution which cannot be dissolved any more of solute at a given temperature. Means suppose we have taken a beaker in which some amount of water have been taken, and suppose 4 spatula of sugar have been dissolved. Okay, and it is the maximum capacity which can be dissolved of sugar. But if more amount of sugar is dissolved, we are unable to dissolve it. Why? Because we can say that saturation level has been achieved. मतलब 4 चम्मच या 4 स्पेचुला शुगर डिज़ोल्व कर दिया, उसके बाद में और डिज़ोल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि जो सॉल्यूशन बना है ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, यानी इससे ज़्यादा अमाउंट डिज़ोल्व नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें ये भी ध्यान रखना, टेम्परेचर का भी रोल इम्पोर्टेंट है। अगर आप टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दोगे तो क्या होगा, शुगर का अमाउंट और ज़्यादा हम डिज़ोल्व कर पाएंगे। सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका चाशनी का, जो आप मिठाई की दुकानों पर देखते हैं, गरम चाशनी होती है, उसमें शुगर डिज़ोल्व होती है, घुली हुई होती है। और ये भी देखा होगा थोड़ी सी गाढ़ी होती है, यानी उतनी पतली नहीं होती जैसा पतला पानी होता है। फिर ये भी देखा है आप लोगों ने, जैसे जैसे हम उस चाशनी को ठंडी करते हैं तो उसके ऊपर पपड़ी या एक लेयर, शुगर की लेयर आ जाती है। ये क्या है, मतलब टेम्परेचर हमने कम किया तो जो एक्सेस अमाउंट डिज़ोल्व था वो बाहर आ गया, है ना। तो टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस। जो एग्जांपल हमने देखा था, हम बोल सकते हैं कि 4 स्पेचुला उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। अब ये मान लो कि जो पानी लिया था वो 500 ml लिया, और एक स्पेचुला मतलब 1 ग्राम मान लो, तो हम बोलेंगे कि इन 500 ml 4 spatula or 4 gram of sugar can be dissolved, means its solubility is 4 gram. अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी जिसके अंदर और अमाउंट डिज़ोल्व किया जा सके वो अनसेचुरेटेड होगा, is a solution which can dissolve some more of the solute at a given temperature. Preparation of saturated solution, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, टेक 50 ml of water in 2 beakers, add salt in 1 beaker with continuous stirring till no more salt dissolved in it. Similarly, add sugar in the other beaker with continuous stirring till no more sugar dissolved in it. We get saturated solution of salt and sugar. जो 2 बेकर हमने लिए उन दोनों के अंदर हमको सॉल्ट एंड शुगर के सैचुरेटेड सॉल्यूशंस मिल गए रेस्पेक्टिवली। If the mixture are heated, it dissolves some more of the solute. The solubility of different substances are different. भाई डिपेंड करेगा, हो सकता है कि जो शुगर है अगर उसका 4 ग्राम डिज़ोल्व हो रहा है तो हो सकता है सोडियम क्लोराइड यानी नमक का 5 ग्राम डिज़ोल्व हो जाए। तो अमाउंट टू अमाउंट ये किस पे डिपेंड करेगा, जो सब्सटेंस डिज़ोल्व किया जा रहा है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस वेरीज विद टेम्परेचर, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। देखो यहाँ जो कंसंट्रेशन है हिंदी में उसको कहा जाता है सांद्रता, और सॉल्यूशन के लिए इसको यूज़ किया जा रहा है ना।
तो क्या होता है कि किसी सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट का कितना अमाउंट डिज़ोल्व है, उसको मेज़र करने के लिए अलग अलग तरीके हैं, तो अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है। तो अभी कुछ टर्म्स हैं वो हम यहाँ पढ़ेंगे, कुछ और टर्म्स हैं वो आप हायर क्लासेस के अंदर स्टडी करेंगे, है ना। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। तो अब इसमें देखें, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। या नीचे की तरफ दूसरा फार्मूला दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान देना, ऊपर वाला जो फार्मूला है उसमें डिनोमिनेटर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, जबकि नीचे वाला फार्मूला है उसके अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है। जहाँ सॉल्यूशन आ जाए तो वहाँ पर सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट का मास लेना है, ठीक है। फिर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मास बाय मास परसेंटेज और एज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो फर्स्ट वाला हम देखें, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, इसका फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। फिर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। दोनों फार्मूले में एक छोटा सा ही डिफरेंस है, ऊपर डिनोमिनेटर लिया हुआ है मास ऑफ सॉल्यूशन क्योंकि वहाँ पर मास बाय मास परसेंटेज ले रहे हैं, जबकि नीचे वाले फार्मूले में डिनोमिनेटर लिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्योंकि हम मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन ले रहे हैं, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। अब मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको कैसे सेपरेट किया जाए, उस चीज़ को हम यहाँ समझेंगे। द कंपोनेंट्स ऑफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड्स लाइक हैंड पिकिंग, सीविंग, फिल्ट्रेशन एट्सेट्रा। सबसे बढ़िया एग्जांपल आप लोगों को पता है, गेहूं वगैरह, मक्की वगैरह जो बिनी जाती है ना, तो उसके अंदर कंकड़ पत्थर को निकालते हैं, वो क्या है, हैंड पिकिंग है। और सीविंग यानी छानते भी हैं, जो छलनी वगैरह होती है उससे छानते हैं। इसका मतलब क्या है, जो पार्टिकल की साइज़ में जो डिफरेंस होता है उसके बेसिस पर हम सीविंग का प्रोसेस कर सकते हैं। फिर फिल्ट्रेशन, भाई जैसे चाय बनती है तो हम चाय की पत्ती को सेपरेट करने के लिए चाय छलनी का इस्तेमाल करते हैं, वही क्या हो गया, फिल्ट्रेशन। या जैसे हेटेरोजेनियस मिक्सचर के अंदर सस्पेंशन में सैंड के पार्टिकल्स हैं, उनको सेपरेट करना है तो फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं। फिर समटाइम्स स्पेशल टेक्निक्स आर यूज्ड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर लाइक evaporation, centrifugation, decantation using separating funnel, sublimation, और यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन डबल आ गया है, क्रोमेटोग्राफी एंड डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। ये टेक्निक्स को हम वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट देखो, evaporation, दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग a volatile component that is solvent from a non-volatile component that is solute by heating the mixture। सबसे बढ़िया इसका एग्जांपल क्या है, जो इंक हम यूज़ करते हैं ना, वो इंक क्या है, सॉल्वेंट के अंदर पिगमेंट्स हैं या पार्टिकल्स हैं। ध्यान देना बच्चों, ज़्यादातर जो इंक बनती है उसमें वाटर सॉल्वेंट की फॉर्म में लिया जाता है। कुछ कुछ केसेस में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी यूज़ किए जाते हैं, जिनमें अल्कोहल्स हैं या एसीटोन है या कुछ और सॉल्वेंट्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। फिर आगे हम देखें एग्जांपल, इंक इज़ अ मिक्सचर ऑफ डाई एंड वाटर। इफ़ सम इंक इज़ हीटेड इन अ डिश, द वाटर evaporates and the dye is left in the dish. Similarly, we can separate a mixture of salt and water or sugar and water by evaporation। देखो अब यहाँ पर ये एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर का, चाइना डिश के अंदर लिया हुआ है। तो इसके अंदर हमने क्या किया, ये जो मिक्सचर या होमोजेनियस मिक्सचर है इसको हम हीट कर रहे हैं बर्नर लगा करके, तो सॉल्वेंट यानी वाटर धीरे धीरे इवेपोरेट हो रहा है, अल्टीमेटली क्या बचेगा उसमें, सॉल्ट बचेगा, है ना। तो ये प्रोसेस कौन सा है, इवेपोरेशन का।
आपने पढ़ा हुआ है वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन दोनों प्रोसेस में डिफरेंस क्या है। हालांकि दोनों में सिमिलरिटी ये है, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस और वेपर स्टेट, बट वेपोराइजेशन इज कंसिडर्ड एट बॉइलिंग पॉइंट, बट इवेपोरेशन इज कंसिडर्ड बिलो द बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, है ना। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन जिसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जैसे किसी चीज़ को हम, जैसे पत्थर है उसको रस्से से बांध करके हम घुमाते हैं तो वो एक बैलेंस कंडीशन में रहता है, सर्कुलर पाथ के अंदर घूमता है, बाहर की तरफ एक फोर्स फील करता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो उसी से ये प्रोसेस बना है सेंट्रीफ्यूगेशन का। घर में भी आप लोगों ने देखा होगा, जब किचन के अंदर आपकी मम्मी दही को मिक्सर के अंदर घुमाती है तो उसमें छाछ और मक्खन अलग हो जाते हैं। जो मक्खन होता है वो दही के छाछ के ऊपर तैरने लग जाता है। तो हमने जो घुमाया वो प्रोसेस कौन सा था, सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस। अब इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं जिनकी डेंसिटी में डिफरेंस होता है उनको हम इजीली इस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। आपने आसपास में देखा होगा मिल्क की जो डेयरी होती है वहाँ पर भी दूध से क्रीम को सेपरेट किया जाता है, तो उसमें भी सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पर भी क्या होता है, रैपिड स्पीड में इसको घुमाया जाता है मिल्क को, तो जो क्रीम होती है वो ऊपर की तरफ तैरने लग जाती है, फिर उसको सेपरेट कर लिया जाता है। तो ये प्रोसेस कौन सा है, सेंट्रीफ्यूगेशन का। The method of separating denser particles and lighter particles from a mixture by using a centrifuging machine is called centrifugation. If we take some milk in a centrifuging machine and spin it rapidly, the cream separates from the milk because cream is less dense than milk. यानी मिल्क के कंपैरिजन में जो क्रीम है उसकी डेंसिटी कम होती है तो वो तैर करके ऊपर की तरफ आ जाती है। और आपको पता है कि मिल्क कोलोइडल फॉर्म में होता है। अगर आप सिंपल मेथड फिल्ट्रेशन का यूज़ करोगे तो आप छान करके क्रीम को सेपरेट नहीं कर सकते, इसलिए सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस यूज़ किया जाता है। अब ये जो मशीन्स आप लोगों को दिख रही हैं जिनके अंदर इस तरह से हैंडल को घुमा करके और ये जो टेस्ट ट्यूब्स जैसी स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं इनको रैपिडली घुमाया जाता है। तो ये हमारे पास में भी है मशीन, जब आप स्कूल आएंगे तब इसको हम देखेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं, डिकेंटेशन यूजिंग सेपरेटिंग फनल। जैसे ऑयल और वाटर इनको मिक्स कर दोगे तो दो सेपरेट लेयर्स में दिखेंगे, और ऑयल की डेंसिटी कम होती है तो ये ऊपर की तरफ तैरता है, वाटर की डेंसिटी कम होती है तो ये नीचे की तरफ तैरता है। तो सेपरेटिंग फनल यूज़ करके इन दोनों को सेपरेट किया जा सकता है। दिस मेथड इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स। Liquids separate into different layers depending on their densities. For example, if we take a mixture of kerosene oil and water in separating funnel, it forms separate layers of oil and water. The water can be separated by opening the stopcock. After the water flows out, the stopcock can be closed. अब इसके अंदर देखो, जो लेफ़्ट हैंड साइड में फिगर दिख रहा है ये सेपरेटिंग फनल है। राइट हैंड साइड में हमने क्या किया, उसको स्टैंड पर लगा दिया और जो स्टॉप कोक है उसको क्लोज़ किया हुआ है, और उसके अंदर हमने केरोसिन और वाटर, केरोसिन जो ऑयल है उसको मिक्स किया हुआ है वाटर के साथ में, उन दोनों को इसके अंदर फिलअप किया है। स्टोव कोक को हम जैसे ही ऑन करेंगे, नीचे जो बेकर रखा हुआ है उसमें वाटर की लेयर आनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही आप इस फिगर के अंदर जैसे देख रहे हैं, जो वाटर की लेयर है ये वाली, तो ये वाटर की लेयर नीचे की तरफ आएगी और जैसे ही ये स्टॉप कॉक तक पहुंचेगी, हम क्या करेंगे, इस स्टॉप कॉक को क्लोज़ कर देंगे, बंद कर देंगे। तो यहाँ पर केरोसिन और वाटर दोनों सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। तो अच्छा, नेक्स्ट वाला जो प्रोसेस है वो है सब्लिमेशन। पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट।
is called sublimation and vice versa process is also called sublimation। यानी गैस से वो अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो वो भी sublimation होगा, हालांकि इसको डिपोजिशन भी बोलते हैं। This method is used to separate mixture of sublimable component from a non-sublimable component by heating the mixture। Example, if a mixture of ammonium chloride, इसका फॉर्मूला होता है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का, एंड कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड खाने का नमक NaCl इज हीटेड, द अमोनियम क्लोराइड सब्लिम्स। आपको पता है कि अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेशन शो करता है लेकिन नमक नहीं करता है, एंड कैन बी कोल्ड एंड सॉलिडिफाइड एंड कलेक्टेड एंड सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड। अब ये फिगर है, इसके अंदर आप देखिए चाइना डिश के अंदर हमने मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट लिया हुआ है और ऊपर एक इन्वर्टेड फनल रखी हुई है जिसके माउथ पर कॉटन प्लग लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, है ना। देखो यहाँ कॉटन प्लग हमने लगा दिया, ये इन्वर्टेड फनल है। अब क्या होगा कि हम इसको इस बर्नर से हीट कर रहे हैं तो इसमें ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये उड़ कर के और इसकी जो दीवार है उसके ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा। मतलब पहले सॉलिड से वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा और उसके बाद वो डिपॉजिट होगा, वापस से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ जो सॉल्ट है वो सॉल्ट कॉमन सॉल्ट वो सेपरेट नहीं होगा क्योंकि वो सब्लिमेशन शो नहीं करता है। तो इस तरह से जो सब्लिमेशन प्रोसेस है उससे जो कंपोनेंट्स सब्लिमेशन शो करते हैं उनको सेपरेट किया जा सकता है। फिर है क्रोमेटोग्राफी। ये इसमें वर्ड आ रहा है क्रोमा, जो ग्रीक लैंग्वेज है उसका वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कलर। तो कलरफुल कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। This method is used for separating colored components from a liquid by using a filter paper or blotting paper. For example, put a drop of ink near one end of a strip of filter paper and dip the end of the paper in a test tube containing water. Ink is a mixture of two or more colored components. The components which is more soluble in water rises faster and gets separated। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो फिगर है हमने क्या किया, यहाँ पर एक ग्लास की स्ट्रिप ली, उसके ऊपर फिल्टर पेपर लगा दिया, ठीक है। फिर वहाँ उसमें नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ की, उस लाइन पर हमने इंक की ड्रॉप लगा दी, है ना। और अब ये जो स्ट्रिप है इसको हमने पानी में इस तरह से डिप किया कि थोड़ा सा पार्ट उस स्ट्रिप का पानी के अंदर डूबा हुआ रहे। ध्यान रखना है कि उस लाइन तक पानी नहीं पहुँचे, मतलब वहाँ तक डिप नहीं करना है। अब क्या होगा, कैपिलरी एक्शन के थ्रू जो पानी है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ता जाएगा, है ना। तो ये पानी जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगा तो ये इस लाइन तक पहुँचेगा और इस लाइन को क्रॉस करके और ऊपर की तरफ जाएगा। पानी जाएगा, उसके साथ साथ में इंक की जो ड्रॉप है या स्पॉट है वो भी ऊपर की तरफ जाएगा। तो धीरे धीरे हमको ये पता लगेगा कि जो इंक की ड्रॉप हमने ली थी, जनरली हम क्या करते हैं ब्लैक कलर लेते हैं, तो हमको ये पता लगता है कि वो अलग अलग कलर्स का मिक्सचर होता है। तो यहाँ आपको दिख रहा है सेकंड स्ट्रिप के अंदर, या सॉरी सेकंड वाले फिगर में, कि अलग अलग कलर का मिक्सचर होता है। और ये जैसे जैसे पानी का लेवल ऊपर बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, इसके अंदर जो कलर हैं वो भी ऊपर की तरफ चढ़ते जाते हैं, लेकिन जो कलर की सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है वो सबसे ज़्यादा ऊपर की तरफ मूव करता है। जैसे कि यहाँ पर आप लाइट ब्लू कलर को देख रहे हो, उसके बाद में पिंक या पर्पल कलर है, उसकी सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी कम है, और येलो कलर उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा कम है ना। तो इस तरह से वो ऊपर की तरफ चढ़ेंगे तो हम कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है डिस्टिलेशन की, इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे और आप इनके नोट्स वगैरह बना करके मुझे सेंड कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।